वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्यावरती दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे सचिव यांनी एक वादग्रस्त टिप्पणी केलेली आहे। त्याच्या विरोधामध्ये आपण बघू शकता इथे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने इथे आंदोलन केले जात आहे। सुधीर फुलझले जे आहेत ते ये दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे सचिव आहेत आणि त्यांनी हे वादग्रस्त विधान वंचित बहुजन आघाडीचे जे नेते आहेत ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्या विरोधात केलेलं आहे। काय सांगाल? दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे जे सचिव आहेत सुधीर फुलझले यांनी ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्या विरोधामध्ये एक वादग्रस्त टिप्पणी केलेली आहे। काय सांगाल? सुधीर फुलझलेला नाही माहीत, जनतेला माहीत आहे की सुधीर फुलझले हा किती लोकप्रिय आहे आणि प्रकाश आंबेडकर ह्या देशामध्ये किती लोकप्रिय आहेत त्यांची तुलनाच होऊ शकत नाही। एका किड्याची तुलना एका महान व्यक्तीशी होऊ शकत नाही। हा सुधीर फुलझले फक्त आपल्या बापाच्या भरोशावर कोणती प्रायोरिटी नसताना कोणतंही लोकप्रियता नसताना इथे या समितीवर बसलेला आहे आणि म्हणून त्यांनी हे वायफळ निष्फळ असं वक्तव्य केलं, त्याचा आम्ही निषेध करतो। त्यांनी जाहीर माफी मागावी, ज्या चॅनलवर त्यांनी बोलला त्या चॅनलवर जाहीर माफी मागावी लोकांची आणि स्मारक समितीचा संपूर्ण स्मारक समितीचा राजीनामा द्यावा कारण की त्यांनी आंबेडकर परिवारावर टीका केलेली आहे। इथे आता 66वा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सोहळा नुकताच साजरा करण्यात आला आणि धम्म मंचावरती राजकीय नेता दरवर्षी बघायला मिळतात। 2 वर्ष कोरोना काळ होते तर ते वगळता यावर्षीसुद्धा देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना बोलवण्यात आलेलं होतं, त्याचाही विरोध केलेला होता आंबेडकरी जनतेने। आणि दुसरी गोष्ट अशी की रामदास आठवले यांनीसुद्धा एक वादग्रस्त असं वक्तव्य केलेलं आहे परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बौद्ध धम्म स्वीकारला या संदर्भात काय सांगाल? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांसोबत ज्यांनी गद्दारी ह्या देशामध्ये केली त्यांचे काय हाल झाले हे जनतेला आणि तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे। आणि हा आठवले हा BJPचा पिट्टू याने सुद्धा बाबासाहेब आंबेडकरांनी धम्माच्याबद्दल का बौद्ध धम्म स्वीकारला याच्याबद्दल जे टीका केली त्याचे परिणाम आणि त्याचा भुगतमान ह्या आठवले एक दिवस जरूर भोगण्यात येईल आणि याला कुत्रासुद्धा ओळखणार नाही। याची हे अवकात त्याला संपूर्ण बौद्ध जनता ह्या महाराष्ट्रात दाखवून देईल असं मी भाष्य करतो। आता येणाऱ्या 2023मध्ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिन साजरा केला जाईल, तुमची काय मागणी राहील की धम्म मंचावर कोण असावा? धम्म मंचावर बौद्ध विद्वान असावे, बौद्ध संस्कृतीचा जाणता असावा, बौद्ध धम्माचा अभ्यासक असावा। अनेक लोक आहेत, ह्या लोकांना काय अभ्यास आहे हो? जे धम्मचक्र प्रवर्तन दिवसाच्या दसऱ्याच्या दिवशी अशोका विजयादशमीच्या दिवशी शस्त्रपूजा करणारे लोक बौद्ध संस्कृती बौद्ध धम्म काय सांगणार आहे तिथे? ह्या देशविदेशातून येणार अनेक देशविदेशातून बौद्ध धम्म जाणणारे बौद्ध धम्माचे गाळे अभ्यासक येतात, त्यांना का नाही स्टेज देत? यांना स्टेज द्यायची काय गरज आहे? रवी भाऊ, तुम्ही एक वंचित बहुजन आघाडीच्या नागपूर शहराचे अध्यक्ष आहात। काय वाटतंय तुम्हाला की इथे जी स्मारक समिती आहे ते जनतेच्या आंबेडकरी जनतेच्या भावनांना जाणून घेते का? जनतेच्या भावनांना जाणून घेतलं असतं तर याचं व्यावसायिकी करून सोडलं असतं त्यांनी व्यावसायिक करणं। आणि इथे लोकांसाठी हजारो लाखो लोक या दीक्षाभूमीवर येतात, त्यांची व्यवस्था इथे केली असती, त्यांनी त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था केली असती। परवाच पाऊस आला, काय व्यवस्था झाली, दुर्व्यवस्था झाली लोकांची हे तुम्हाला माहिती आहे। इथे या देशामध्ये हिंदूचे हे लोक हे आहेत काय म्हणते आपण हिंदू को रहने के ठिकाण रहते उसको धर्मशाळा आहेत, बौद्धांचे गुरुद्वारे आहेत, पारसी लोकांचे धर्मस्थान आहेत, इथे मुसलमानांचे सराय आहेत जिथे लोकांची व्यवस्था होते। मग ह्या दीक्षाभूमीवर
करोडो रुपये यांनी कमावले आहेत तिथे. यांनी काय लोकांची व्यवस्था केली हे यांनी याचं उत्तर द्यावं पहिले. काय लोकांची व्यवस्था केली आणि बुद्ध धम्माचा प्रचार आणि प्रसार आणि बाबासाहेबांनी आखलेली योजना संपूर्ण भारत बौद्धमय करण्याची, या योजनेवर काय काम केलं यांनी सांगावं. माझा एक शेवटचा प्रश्न आहे. आज तुम्ही जे आंदोलन करत आहात, काय मागणी आहे तुमची? आमची मागणी आहे सुधीर फुलझेले आणि त्याच्या टीमने सर्वात पहिले या स्मारक समितीचा राजीनामा देऊन भारतीय बौद्ध महासभेकडे या स्मारक समितीचा कारोबार सोपवावा. कारण की हे दीक्षाभूमी स्थापन झाल्यानंतर या संपूर्ण याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाने भारतीय बौद्ध महासभेकडे दिली होती. कालांतराने स्मारक बांधण्यासाठी स्मारक समिती नेमण्यात आली, परंतु ही स्मारक समिती कोणताही व्यवहार चोख न करता याच्यावर ठाण मांडून बसलेली आहे, अवैधरित्या बसलेली आहे. म्हणून त्यांनी राजीनामा देऊन बौद्धांसाठी त्यांनी कोणतंही काम केलं नाही. त्याचं ताजं उदाहरण म्हणजे अनेक वर्षापासून काँग्रेस विचारधारा आणि मनुवादी विचारधारेच्या लोकांना, चड्डीवाल्यांना इथे बोलवतात. त्यांची भाषणं ऐकायला लोकांना जबरदस्तीनं लावतात. त्यांच्या ऐकण्यासाठी लाखो 10-20 लाख लोक इथे येत नाही. ते त्याच्यासाठी येतात की बौद्ध धम्माचं काही ज्ञान मिळेल, काहीतरी बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार भेटतील, त्यासाठी येतात. अनेक देशविदेशातून बौद्ध विद्वान, बौद्ध पंडित, बौद्ध धम्माचे अभ्यासक, गाळे अभ्यासक इथे येतात. त्यांना स्थान का देत नाही? तुम्ही एक शब्द प्रयोग केलेला आहे रवी भाऊ. तुम्ही म्हणाले की बौद्ध पंडित. काय बौद्ध धम्मामध्ये बौद्ध पंडित हा शब्द प्रयोग करणं उचित आहे? एक तुम्ही नेता आहात. ओके. मला वाटते की मी असं बोललोही असेल बौद्ध पंडित. हा मोठा प्रश्न नाही आहे. बौद्ध पंडित म्हणजे बौद्ध विद्वान मला म्हणायचा होता. परंतु बौद्ध पंडितच्या डेफिनेशन आपण करत असाल तर तुम्ही करू शकता की बौद्ध पंडित मी का बोललो. बौद्ध म्हणायचं होतं बौद्ध विद्वान, हा मोठा इश्यू नाही आहे. परंतु चड्डीदारी के कुठून बौद्ध पंडित झाले हो? RSSची विचारधारा. हे रविभाऊ शेंडे आहेत जे वंचित बहुजन आघाडीचे नागपूर शहर अध्यक्ष आहेत. त्यांची एकच मागणी आहे की जे दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे जे सचिव आहेत त्यांनी माफी मागावी, जाहीर माफी मागावी. आणि ज्या चॅनलवरती त्यांनी हे वादग्रस्त असं वक्तव्य केलेलं आहे त्याच चॅनलद्वारे त्यांनी माफी मागावी अशी त्यांची मागणी आहे. आणि येणारा जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाचा जो सोहळा असेल त्या सोहळ्यामध्ये ज्या धम्म मंचावरती ज्या नेत्यांना बोलावता, नेत्यांना न बोलवता तिथे जे धम्मांचे विचार जनमानसांपर्यंत पोचवाल अशा लोकांना तिथे बोलवावे, विद्वानांना तिथे बोलवावे अशीच मागणी रविभाऊ शेंडे यांनी केलेली आहे. आमच्यासोबत मानके सर सुद्धा आहेत जे वंचित बहुजन आघाडीचे एक प्रवक्ता आहेत. काय सांगाल? एक मिनिट इनका लो राहुल भाऊ, काय सांगा? सबसे पहले मैं सुधीर फुलझेले के बयान की घटना का निंदा करता हूँ, निषेध करता हूँ उसके बयान का. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दशहरे के दिन दिल्ली में भी एक बड़ा धर्मांतरण का कार्यक्रम हुआ. जो दिल्ली के मंत्री वहाँ उपस्थित थे और आदरणीय राजरत्न अंबेडकर इनके नेतृत्व में धम्म दीक्षा का कार्यक्रम वहाँ पर हुआ. और उस धम्म दीक्षा के कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विरोध किया. उस धर्मांतरण को PFI के साथ जोड़ दिया गया. तो मैं ये समझता हूँ कि बुद्ध का धम्म और बुद्ध का जो मार्ग है वो अहिंसा का और शांति का है. तो उस धम्म दीक्षा को PFI के आतंकवादी जैसे संगठन के साथ उस धम्म दीक्षा के प्रोग्राम को जोड़ना ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी शोभा देने वाला नहीं है. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी धम्म दीक्षा का विरोध करती है और इधर नागपुर के दीक्षा भूमि पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर उपस्थित रहते हैं. तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन है, ये दोगलापन कहीं ना कहीं जाहिर होता है. मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आप आंबेडकरवादी खुद को समझते हो तो क्या बाबा साहब ने ली हुई जो 22 प्रतिज्ञा है उसमें से 4-5 तो भी प्रतिज्ञाओं का आप पालन करेंगे या मानेंगे? एक तरफ आप धम्म की बात करते हो दीक्षा भूमि पर आकर और उसी दशहरे के दिन पर रेशिमबाग के मैदान पर आप शस्त्र पूजा करते हो. जिस दशहरे के दिन पर सम्राट अशोका ने शस्त्र का त्याग किया और धम्म का स्वीकार किया, अहिंसा का स्वीकार किया, ऐसे दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शस्त्र की पूजा करती है और हिंसा का समर्थन करती है. मैं इन सारी चीज़ों का निषेध करता हूँ. और मैं दीक्षा भूमि स्मारक समिति अगर अगली बार भी अगर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर ऐसे मनुवादी नेताओं को अगर बुलाती है
तो हम वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और सड़कों पर इसका विरोध करते हुए सारे जो भी मेहमान रहते हैं उनको आने नहीं देंगे। इतना ही मैं आपके माध्यम से निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी है, उनके जो खासदार है गौतम जी, उन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा यानी जो 22 प्रतिज्ञा रहती है उस प्रतिज्ञा का वहाँ पे यानी प्रतिज्ञा ली और कुछ लोगों ने उनके साथ में वो 22 प्रतिज्ञा की कुछ प्रतिज्ञा ली, लेकिन वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उनका विरोध किया, काफ़ी विरोध हुआ। अगर मैं बताना चाहूँगा कि अगर देश को अगर बचाना है, देश में अमन शांति रखना है तो बौद्ध धम्म ही एक ऐसी धम्म है जो देश को बचा सकता है और अमन शांति कायम रख सकता है। हमारे साथ में विवेक खाड़के जी है जो कि एक वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता है। एक शॉर्ट में बताइए कि सुधीर फुलझले जी ने जो टिप्पणी की है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, सुधीर फुलझले की कोई औकात नहीं, उन्होंने वो जो टिप्पणी की है मैं उसको बताना चाहता हूँ कि वो प्रकाश अंबेडकर की पॉपुलैरिटी को चैलेंज ना करें कि जिन्होंने अपने दम पर पूरे महाराष्ट्र में 42 लाख वोट लिए, 3 बार पार्लियामेंट के अंदर में रहे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद को ठुकराया, 27-28 साल से अकोला की सत्ता उनके हाथ में है, वाशिम बुल्डाना में विरोधी पक्ष नेता है हमारी पार्टी के लोग, और हज़ारों कम से कम 2-3 हज़ार हमारे सरपंच और नगर परिषद में जो लोग जीत के आए उनके पॉपुलैरिटी को चैलेंज करके अपने मूर्खता का उसने सबूत दिया। मैं उसको सुधीर फुलझले उर्फ उसका दूसरा नाम मैंने रखा है सुधीर कांग्रेस बीजेपी झेले, इसको मैं खुला चैलेंज करना चाहता हूँ कि वो धर्मपेट के अंदर में कारपोरेशन का चुनाव लड़के बताए और धर्मपेट के कारपोरेशन चुनाव में उसकी जमानत जब्त नहीं कर दिया विवेक खाड़के ने तो मेरा नाम नहीं है। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब धम्मांतर 14 अक्टूबर को नागपुर में जब हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर इनकी उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके प्रयासों से उन्होंने जब लाखों लोगों को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी तो सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा लोगों को दी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से ये स्मारक समिति नागपुर में बनी है, इन लोगों ने गवई के ज़माने से हो या फुलझले के ज़माने से इन लोगों ने मंच के ऊपर में 22 प्रतिज्ञा की शुरुआत जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हर कार्यक्रम में 1956 में की, बाबा साहब ने उसकी सारी परंपराओं को तोड़ दिया। उसके बाद से 1960 के बाद में कभी भी गवई फुलझले ने उस मंच के ऊपर में 22 प्रतिज्ञा होने नहीं दिया, क्योंकि वो कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को बुलाते हैं अपनी छवि को बचाने के लिए, 22 प्रतिज्ञा को अवॉइड करवाते हैं। ये घिनौनी हरकत इन समिति के लोगों ने किया है। आपकी मांग ये है क्या कि 2023 में जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन होगा, जो धम्म मंच रहेगा वहाँ से 22 प्रतिज्ञा सभी को देना चाहिए? बिल्कुल, वहाँ से 22 प्रतिज्ञा का वहाँ से पठन होना ही चाहिए, सभी को उसने देना चाहिए। जिसको ग्रहण करना है वो करेगा, बोलना है बोलेगा, लेकिन वहाँ से जो 56 की परंपरा है उसकी शुरुआत यहाँ फिर से होना चाहिए। जो कल्चर को इन्होंने तोड़ा गवई फुलझले परिवार ने, उस कल्चर को यहाँ पर फिर से हमको लॉन्च करना पड़ेगा। और ये वर्तमान जो स्मारक समिति है ये नाकामा स्मारक समिति है, ये लायक समिति नहीं है। ये समिति ने तत्काल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और जो सही मायने में फुले शाह अम्बेडकर बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम नागपुर के अंदर में बड़े पैमाने पर लोग, अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनके हाथ में ये काम देना चाहिए और इन्होंने बाजू होकर ये धर्म का विकास, धम्म के प्रसार का काम करना चाहिए। निश्चित ही हाड़के जी, आपकी भावनाओं को हम समझते हैं। हाड़के जी का एक ही कहना है कि ये जो 2023 को जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, जो 67वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मनाया जाएगा, तो वहाँ पे जो धम्म मंच होगा, धम्म मंच पे 22 प्रतिज्ञा का जो है वो पठन होना चाहिए, ऐसे ही कहना उनका है और ये मांग की है उन्होंने। और उन्होंने सुधीर फुलझले जो है उनका निषेध भी किया है। हमारे साथ में वानखेड़े सर है, वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता, हम उनसे भी जानेंगे क्या लगता आपको कि आज जो कल जो दिल्ली में हुआ है, जो केजरीवाल के जो पार्टी का विरोध चल रहा है, सिर्फ धम्म दीक्षा क्या लिए उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या बताओगे आप? नहीं, कैसा है कि बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा दी, वो धम्म दीक्षा इसलिए दी कि इस देश में जो संविधान है वो संविधान यशस्वी होना चाहिए। क्यों कि संविधान और बौद्ध धम्म ये एक सिक्के के दो पहलू है, और जब तक यहाँ का नागरिक ये बौद्ध अनुशासन से और बौद्ध वर्तन से अपने विचारधारा नहीं बनाएगा, तब तक इस देश का संविधान यशस्वी नहीं हो सकता। तो यहाँ का संविधान ख़त्म करना है आरएसएस को, दूसरी बात यहाँ का आरक्षण ख़त्म करना है। और बौद्ध धर्म, देखो बाबा साहब ने क्या कहा था कि इस देश का इतिहास जो है वो इतिहास दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणी धर्म और बौद्ध धर्म, इसके अंदर का रक्तरंजित इतिहास है। तो वो रक्तरंजित इतिहास हम अभी देख रहे हैं कि एक तरफ है मनुस्मृति और दूसरी तरफ भारतीय संविधान, इसकी लड़ाई है ये।
और इस लड़ाई के अंदर में संविधान जो है 10% ही प्ले होता है और 90% मनुस्मृति होती है। तो उस मनुस्मृति को प्ले करने वालों को हमको रोकना है, इसलिए हम बौद्ध धर्म ले रहे। तो उनको ये चाहिए कि उनको मनुस्मृति लगानी। देश को कौन सा धम्म बचा सकता है? देश को सिर्फ बौद्ध धर्म बचा, दुनिया को बचा सकता है बौद्ध धर्म। विश्व को बचा सकता है। विश्व को बचा, दुनिया को मैं क्या बोला, दुनिया को बचा सकता है। अब दूसरी बात है, यहाँ का जो शंडा आदमी बैठा है सुधीर फुलझेले, मैं इसको शंडा कहता था, पुस्तक कहता हूँ। क्यों? कि ये आरएसएस का हिजड़ा है, आरएसएस ने पाला हुआ पिलंटू है। क्योंकि इसका बाप जो था ना, इसके बाप ने क्या किया, सदानंद फुलझेले ने समरसता का 50,000 का पुरस्कार लिया। समरसता किसका है? आरएसएस का। तो आरएसएस का पुरस्कार लेने वाली की औलाद, ये औलाद यहाँ पूरा का पूरा आरएसएस घुसा रहा हो। जिस बाबा साहब ने इस दीक्षा भूमि में मनुस्मृति को गाड़ा ना, ब्राह्मणवाद को गाड़ा, उसी ब्राह्मणवाद के जो नुमाइंदे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, उनको यहाँ बुला कर ये दीक्षा भूमि को ये अपवित्र कर रहे हैं। हमारा कहना इतना है कि बाबा साहब, देखो दो चीज़ बताता आपको, जब बाबा साहब थे ना, तो बाबा साहब को जो आदमी विरोध करता था उसको कांग्रेस बड़ा करती थी। सुनो मेरी बात, उसको बड़ा करती थी। आज कैसी है? आज बाबा साहब अम्बेडकर को विरोध करो, बीजेपी उसको बड़ा करती है। ये जो विरोध कर रहा है ना, ये खुद को बड़ा करने के लिए कर रहा है। क्योंकि बाबा साहब एक सर्वसमावेशक नेतृत्व है, सबने एक्सेप्ट किया हुआ नेतृत्व है। उसको ये कुत्ता, ये छोटा सा आदमी जिसको ये 4 दीवारों के आगे कोई कुत्ता पूछता नहीं, ये बाबा साहब के ऊपर टीका कर रहा। क्यों कर रहा? इसके पीछे इसका हेतु है। क्या हेतु है? इसका हेतु ये है कि आरएसएस मेरे को और कोई कमेटी पे लेवे और मेरे को एमएलसी बनावे, समझे? ये हेतु है। तो ये जब बाबा साहब थे तब विरोध कर करके लोग मंत्री बने। अभी बड़ा साहब है, बड़ा साहब को विरोध कर करके ये आमदार खासदार बनना चाहते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये जो स्मारक समिति है, ये स्मारक समिति स्मारक बनने के लिए बनी थी, अब स्मारक हो गया, अब ये समिति बर्खास्त होनी चाहिए और ये भारतीय बौद्ध महासभा को हैंड ओवर होना चाहिए। और यहाँ कोई भी राजनेता नहीं आएगा। जो दुनिया के अंदर 17 बौद्ध देश है, उस बौद्ध देश के जो बड़े नेता है, यानी नेता मीन्स धार्मिक नेता, यानी जो बड़े बनते हैं, उनको बुलाओ ना, उन लोगों को बुलाओ। ये इनको कुत्तों को क्यों बुलाते आप? निश्चित ही वानखेड़े साहब, आपके भावनाओं को हम समझते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि वानखेड़े साहब का एक ही कहना है कि ये जो धम्म मंच पर धम्म दीक्षा के कार्यक्रम होता है और धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर जो लिया जाता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धम्म गुरु को बुलाना चाहिए, बौद्ध गुरु को बुलाना चाहिए, ना कि राजकीय नेता को बुलाना चाहिए। ऐसी मांग इन्होंने की है। और एक दूसरी मांग और भी है इनकी कि ये जो दीक्षा भूमि स्मारक समिति है, ये बर्खास्त की जाए और ये भारतीय बौद्ध महासभा को ये दीक्षा भूमि हैंडओवर की जाए, ऐसी मांग भी राहुल वानखेड़े जी ने की है। तो आपका हमारे चैनल के में आपने इस अच्छी मुलाकात दी, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से ये जो आंदोलन किया जा रहा है, ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है कि दीक्षा भूमि जो स्मारक समिति के सुधीर फुलझेले जो सचिव है, उन्होंने एक वादग्रस्त टिप्पणी एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी के बारे में की है। इसका विरोध, इसका रोष ये वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता दे रहे हैं। और इनका एक ही कहना है कि सुधीर फुलझेले जो सचिव है दीक्षा भूमि स्मारक समिति के, उन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए। इसी मांग को लेके यहाँ पे आज दीक्षा भूमि परिसर में ये वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार और क्रांतिकारी जय भीम।